नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का BACB सोशल स्टडीज पर। तो हमने भूगोल की कक्षा के पहले वीडियो में पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन का महत्व क्या होता है, और हमने प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन भी जाना था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग खंड का इकाई 1 में कि संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, किन किन आधारों पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति के आधार पर, उसके निर्माण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, यानी वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। यानी हम सभी जहाँ भी रहते हैं पृथ्वी के परिमंडल पर, तो वहाँ पे एक जैव मंडल होता है जिसके अंतर्गत जैव विविधता भी पाई जाती है। तो उसी से यह एक जैव संसाधन बना है। और दूसरा है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में वे सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे कि भूमि, पठार, नदी, तालाब इत्यादि। और जैव संसाधन में जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, अन्य जीव जंतु, प्राणी जात, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। आइए हम देखते हैं परिभाषा इस पुस्तक के अनुसार कि इसमें क्या बताया गया है। जो जैसा कि हमने बताया था, जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति, जैसा कि हमने बताया, जैव मंडल से होती है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जैव संसाधन कहते हैं। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, मत्स्य यानी मछली, एवं अन्य प्राणी समुदाय। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को, यानी निर्जीव वस्तुएं नदी, पहाड़, तालाब, ये सब खेत खलिहान, ये सब जो हैं निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। अब दूसरा आधार है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या होता है? पहला नवीकरणीय संसाधन होता है, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनकी पुनः प्राप्ति जैव मंडल से होती रहती है या प्रकृति से होती रहती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसकी पुनः प्राप्ति जो जैव मंडल से नहीं हो पाती है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आइए हम परिभाषा को देखते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, यानी मशीनों से एक प्रक्रिया होता है यांत्रिक, उसके द्वारा, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जिसकी पुनः प्राप्ति जो है किया जा सकता है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा। जो सोलर लाइट है, सौर ऊर्जा, वह नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? अगर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पहला दे दिया जाएगा गैस दे दिया जाएगा, दूसरा दे दिया जाएगा सौर ऊर्जा, उसके बाद में तीसरा अन्य विकल्प दे दिया जाएगा। तो आपका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? सौर ऊर्जा। तो तीसरा विकल्प अगर सौर ऊर्जा दे दिया जाएगा तो आपका विकल्प क्या होगा? सौर ऊर्जा। जी बिल्कुल सही। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनकी पुनः प्राप्ति जो है भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आ जाएगा। पवन ऊर्जा यानी हवा के द्वारा जो टरबाइन को घुमाया जाता है उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जल ऊर्जा हो जाएगा। विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, वनस्पति जो है, ये सब की इसकी पुनः प्राप्ति वायुमंडल से या प्रकृति के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन्हें हम एक सतत में और जैव संसाधनों में सतत या प्रवाह, यानी जिसकी प्राप्ति लगातार सतत रूप से होती रहती है। और दूसरा है जैव संसाधनों में भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। यानी एक लंबा एक प्रोसेस होता है, लगभग इसमें लाखों वर्षों का समय लगता है। और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है।
इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोयला का उपयोग कर लेते हैं, तो वो कोयला का अगर आप उपयोग कर लेंगे तो उसकी पुनः प्राप्ति पुनः वैसे रूप में नहीं की जा सकती है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन का अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसके अंतर्गत जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो वैसा ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है, वैसा ईंधन जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है, यानी जो पृथ्वी की धरातल में यानी दबने से के कारण से, जैसा कि हमने पढ़ा कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ, प्राकृतिक गैसों का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, तो हमने जाना कि ये कई लाखों वर्षों की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो पृथ्वी के धरातल में डूब जाती है, यानी वो ढक जाती है, और एक प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत ये सब निर्माण होता है। पेट्रोलियम का निर्माण होता है, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, और इन सभी पदार्थ जो हैं ये सब जो हैं अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वामित्व यानी कह सकते हैं कि मालिकाना हक, तो उसके आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, आइए हम जानते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। जैसे कि मान लीजिए एक भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा, तो यह एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। उसके बाद जमीन जायदाद, वो भी एक निजी व्यक्ति का उस पर हक होता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिस पे एक पूरे समुदाय का नियंत्रण होता है, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि सार्वजनिक पार्क हो गया, भवन हो गया, तालाब हो गया, नहर, यानी इस पे कोई निजी व्यक्ति अपना हक नहीं जता सकता है, इस पे एक पूरे समुदाय, एक पूरे समाज का इस पे हक होता है। तीसरा होता है एक राष्ट्रीय संसाधन, यानी एक राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र शामिल होते हैं वे सभी उस राष्ट्र के संसाधन होते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। तो आइए हम पाठ्य पुस्तक की परिभाषा को भी जानते हैं, जो कि परीक्षा में लिखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो पहला इसमें दिया गया है व्यक्तिगत संसाधन में ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही, यानी ये किसी खास व्यक्ति जो होता है उसके अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। अब वे टैक्स चुकाते हैं, जैसे मान लीजिए अब उनका व्यक्तिगत आय है तो उस पर वे टैक्स चुकाते हैं, आयकर, इनकम टैक्स। उसके बाद इसके अंतर्गत और भी है, जैसे कि भूखंड हो गया, घर व अन्य जायदाद हो गया, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, निजी मालिकाना हक होता है, निजी नियंत्रण होता है। बाग बगीचा हो गया, वो भी अपना निजी होता है। तालाब हो गया, कोई किसी का निजी तालाब भी हो सकता है। कुआं हो गया इत्यादि भी ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। अब यहाँ पे एक डिबेट हो सकता है कि तालाब एक सामुदायिक संसाधन भी हो सकता है और व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार कुआं भी एक समुदाय के लिए भी हो सकता है और निजी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। तो ये दोनों विकल्प में ये उपयुक्त सही बैठते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तो ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। अब देखते हैं आइए परिभाषा को, कि ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, नियंत्रण में होता है, स्वामित्व में होता है, मालिकाना हक में होता है। तो जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी जितने वे समूह हैं, उस क्षेत्र के समूह हैं, उस धर्म के, उस जाति के समूह हैं, उनके उपयोग के लिए सही साबित होता है। जैसे गांव में चारण भूमि, जैसे गांव में पहले चारागाह होता था जिस पर सभी अपना पशु चरा सकते हैं। उसके बाद शमशान, यानी इसमें शमशान में भी सभी लोग अपने मृतक हैं उनके शरीर को दफना सकते हैं, जला सकते हैं। मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। अब नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत थे। अब नगरीय क्षेत्रों में तो
इस प्रकार का सामुदायिक भवन ये सब नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे सार्वजनिक पार्क होता है, तो वो एक सामुदायिक संसाधन है। पिकनिक का स्थल होता है, खेल का मैदान होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है। ये सभी जो हैं एक खास समुदाय के नियंत्रण में होते हैं, जिन्हें हम सामुदायिक संसाधन के रूप में जानते हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो किसी कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। उसके बाद में देश की सरकार को वैधानिक यानी कानूनी हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्तिगत संसाधन है, मान लीजिए किसी का भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है। अब मान लीजिए एक नेशनल हाईवे का निर्माण करना है, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है। तो अगर सरकार टेंडर मान लीजिए निकालती है कि यहाँ से इनके ज़मीन से हम नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं, चूँकि वे राष्ट्र के हित में है, अतः इन संसाधनों का, व्यक्तिगत संसाधनों का और सामुदायिक संसाधनों का भी कभी कभी जो राष्ट्र की सरकार है वह अधिग्रहण कर सकती है, उसे खरीद सकती है, उसे मुआवजा दे सकती है। तो ये सभी जो हैं यह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे कि अपने गांव में आसपास के क्षेत्र में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करते हेतु अधिग्रहित किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। यह भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। जैसे कि मान लीजिए UNO, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो ये संस्थाएं कर सकती है। इसके बहुत से अंग भी हैं, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये इन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। तट रेखा से, मान लीजिए भारत है, तो ये भारत की ये तट रेखा है, तो इस तट रेखा से लगभग 200 किलोमीटर के जो बाहर का क्षेत्र है यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी देश की जो तट रेखा, ये तट रेखा है, इस तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए, ऐसे संसाधनों का अनुसंधान यानी रिसर्च करने के लिए। मान लीजिए ऐसा रिसर्च जो मानव हित में हो, मानवता के हित में हो, जो मानव के जीवन को आसान बनाए, साथ ही साथ अब सतत विकास की अवधारणा को भी साकार करे। तो वैसे संसाधन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जो समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी के बाहर होते हैं। जो खुले महासागरीय क्षेत्र होता है, खुला महासागरीय क्षेत्र होता है, वह जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब आइए हम जानेंगे विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि विकास के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि विकास के आधार पर, विकास के स्तर पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो विकास के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो संभावी संसाधन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी उपयोग की संभावना बनी रहती है, ठीक है। दूसरा है विकसित संसाधन, यानी इसका विकास हो चुका होता है। तीसरा है भंडार संसाधन, जो कि भंडारित होती है, यानी किसी भी देश में किसी भी सीमा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में यह संसाधन जो है भंडारित रहती है। और यह है संचित कोष संसाधन, यानी इन संसाधनों को एक संचित कोष के रूप में रखा गया है, जिसका जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है या उपयोग की संभावना बन सकती है। तो ये संचित है, यानी ये संग्रह इनका किया गया है। तो 4 संसाधन, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। प्रश्न पूछ सकता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, 4। पहला संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष। तो आइए अब हम एक नज़र पाठ्य पुस्तक पर भी डालें कि वो क्या परिभाषा देता है, ताकि परीक्षा में लिखने में हमें
सुविधा हो। तो इसमें दिया गया है संभावी संसाधन में ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। जैसा कि हमने अभी जाना कि जो संभावी संसाधन होते हैं उनकी उपयोग करने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है। ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जैसे मान लीजिए हिमालय क्षेत्र है, इसका जो जितने भी खनिज लवण है इनका उपयोग अभी मतलब नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सका है उपलब्ध तकनीक के आधार पर, यानी काफ़ी महंगा भी है और उत्खनन जो है अधिक गहराई में है, तो इस कारण से इसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सकता है। लेकिन संभावना अभी भी मौजूद है कि हिमालय क्षेत्र में जो खनिज हैं उनकी भंडार जो है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अब यह परिस्थिति बदल रही है और हम लोग ग्रीन एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर लगातार जो है निर्भरता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आगे है विकसित संसाधन। अब इसमें आधुनिक पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि जो भारत है 2070 तक कार्बन मुक्त, यानी 2070 तक कार्बन मुक्त बनाने की पहल में यह जुटा हुआ है। कोप जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के सम्मेलन में यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि भारत 2070 तक कार्बन मुक्त होने की जो है लक्ष्य को रखा है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में जो यही जो नवीकरणीय संसाधन है ये बहुत उपयोगी हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी संसाधन। तो इनकी अभी संभावना बहुत ही मौजूद है और अब नई नई पहल की जा रही है ताकि इनका उपयोग में इनको उपयोग में लाया जा सके। आगे है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। यानी विकसित संसाधन का सर्वे हो चुका है, एक सर्वे हो चुका है और सर्वे के दौरान पता चल चुका है कि यहाँ पे कितनी मात्रा में कौन सा खनिज लवण मौजूद है, उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी यहाँ पे क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोयला है, कोयला को 4 प्रकार में बांटा गया है उनकी जो गुणवत्ता के आधार पर, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, ये सभी जो हैं तो वो कोयला के प्रकार हैं। तो इनकी गुणवत्ता अलग अलग होती है। सबसे गुणवत्ता युक्त कोयला जैसे एंथ्रासाइट हो गया और पीट जो कोयला है वह सबसे निम्न गुणवत्ता वाला हुआ। तो ठीक उसी प्रकार जो विकसित संसाधन हैं उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का भी निर्धारण हो चुका है। तो इनको संसाधनों को विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है, यानी इनकी संभावना कितनी है और किन तकनीक के द्वारा इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला है तीसरा, भंडार संसाधन। तो देखते हैं किताब पर। तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भंडार संसाधन जो है वह भंडारित तो होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जहां कभी भी इस संसाधन के पूरे क्षेत्र में या विकास की पूरी प्रक्रिया में तकनीक का बहुत ही ज़्यादा महत्व उपयोग है। ठीक है, तो ये उपयुक्त तकनीक के आधार पर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी उसका अभाव है या उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी है। तो इसमें दिया गया है कि उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणार्थ जल। तो जल क्या है? जल हाइड्रोजन, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है यह यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं और क्षमता छुपी हुई है। इससे पनबिजली भी बनाया जाता है, बड़े बड़े परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह किताब जैसा कि पुरानी है तो अब नए नए तकनीक विकसित हो रहे हैं और इन तकनीक का भी इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा इस H2O को भी कई उपयोग में लाया जा रहा है जिससे कि संसाधनों को उपयोग करने में हमें आसानी हो। आगे है संचित कोष संसाधन। तो ऐसे संसाधन वास्तव में भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। जैसे कि आप भंडार और संचित कोष, आप में एक इसमें समानता देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें तकनीकी अंतर यह है कि जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें लाने जाने की संभावना है लेकिन यह लाया जा सकता है, प्रबल संभावना है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है
नदी जल, जैसे कि नदी जल जो है, नदी का जल वो संचित कोष संसाधन है, यानी ये इनका संचयन लगभग है। नदियों में जो नदी का जल है, जो सतत प्रवाहिनी नदियां हैं, उनके जल को हम संचित कोष संसाधन के रूप में कह सकते हैं। तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संचित कोष संसाधन का निम्नलिखित में से उदाहरण कौन है। 2-3 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें नदी जल भी ऑप्शन दे देगा, तो आपका सही विकल्प क्या होगा? नदी जल, बिल्कुल सही। तो ये आपका नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हैं, और अभी भी भारत की अधिकतर ऊर्जा की पूर्ति जो है अब जल विद्युत के द्वारा होने लगी है, जो कि संचित कोष संसाधन का उदाहरण है। तो अब हम कुछ जानेंगे अगले वीडियो में कि संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार किया गया है, और संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। उससे पहले आइए हम कुछ बिंदुवार बातों को जानते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्यजीव एवं समुद्र जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन के अंश हैं, यानी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और 200 किलोमीटर से जो उस तरफ का क्षेत्र है, खुला महासागरीय का क्षेत्र, वह क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसमें फिर है, अब पूछ सकता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है। तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। हमने जाना कि संसाधनों को निम्नलिखित 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में, पहला उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद में विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। एक उपयोगिता के आधार पर भी, जैसा कि हमने पहले भी बताया, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संसाधनों का नियोजन जो है, संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार किया गया है, संसाधनों के संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, और कुछ प्रमुख पृथ्वी सम्मेलनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें एक नया कुछ करने का प्रोत्साहन देती है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।